हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2023 में पूछे गए प्रश्न पत्र में से प्रोग्रामिंग के जो प्रश्न पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो था प्रोग्रामिंग से वो ये था, व्हाट आर द पर्पस ऑफ फॉलोइंग बिल्ट इन फंक्शन। आपको बताना था कि ये दिए गए जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं इसका क्या पर्पस है, ये क्या काम करता है। सबसे पहला जो आपका यहाँ पर फंक्शन का नाम है वो है strcpy। ठीक है, दैट इज स्ट्रिंग कॉपी। तो इसका आंसर आपको बेसिकली ये लिखना था कि ये कॉपी करता है स्ट्रिंग को, और कॉपी करके कहाँ स्टोर करता है, कॉपी स्ट्रिंग एंड स्टोर टू अ कैरेक्टर एरे। ठीक है, कैरेक्टर एरे किसी दूसरे कैरेक्टर एरे में कॉपी कर देगा। ठीक। अगला जो आपका यहाँ पर है फंक्शन दैट इज टू लोअर, ये क्या करता है कि कोई स्ट्रिंग जो है, ठीक है, स्ट्रिंग जो है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस। ठीक है, कोई स्ट्रिंग है कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, उसको लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, यानी इसका अगर आप सॉल्यूशन करते हैं, इन दोनों को बनाते हैं, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। अगला प्रश्न जो है वो है, जो कि बहुत ही कॉमन प्रश्न है, लगभग हर साल आता है। 2023 में ये कम मार्क्स का पूछा गया, 1 मार्क्स का पूछा गया, अन्य साल में ये 2 मार्क्स के रूप में पूछा जाता है। कहा जा रहा है, व्हाट डेटा टाइप्स वुड यू यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम। दिए गए आइटम के लिए आप कौन सा डेटा टाइप का चुनाव करेंगे। सबसे पहला है नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम, इसके लिए कौन सा डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। इसका उत्तर होगा कैर डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी आप कोई कैरेक्टर एरे बनाएंगे तभी उसमें स्टूडेंट का नाम आप स्टोर कर पाएंगे। सेकंड क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, किसी क्लास में स्टूडेंट की संख्या। अब जो स्टूडेंट की संख्या होगी इसका मतलब है आप उसको गिन पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए जो डेटा टाइप होगा वो इंट होगा। ठीक है, जिसमें कोई पॉइंट ना हो, है ना। स्टूडेंट की संख्या पॉइंट में तो नहीं होगा। ठीक है, उसको आप जो है गिन पाओगे, इसलिए इसका डेटा टाइप इंट होगा। अगला जो प्रश्न है ये भी 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था, आपको इसका आउटपुट बताना था। आप यहाँ पर फोर लूप देख पा रहे हैं, अगर आप लोगों को फोर लूप का काम मालूम है कि कैसे काम करता है तो आउटपुट आप बता ही पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है i = 1, यानी i जो है वो आपका लूप काउंटर है, जिसमें क्या स्टोर है, जिसमें आपका यहाँ पर 1 से इसको इनिशियलाइज किया गया है, आई नाम के वेरिएबल को। दिस इज इनिशियलाइजेशन। इसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे कंडीशन चेक करने के लिए कि i इज लेस देन इक्वल टू 20, की जो i का करंट वैल्यू है क्या ये 20 से कम है, यस या नो। तो हाँ, i का जो करंट वैल्यू 1 है वो 20 से कम है। कंडीशन क्या हो गया आपका यहाँ पर, ट्रू हो गया। कंडीशन के ट्रू होने पर आप इस लूप के बॉडी में आएंगे, ये यहां से यहां लूप का बॉडी है। यहां पर कह रहा है कि आई का जो करंट वैल्यू है उसको प्रिंट कीजिए, सी आउट मतलब प्रिंट कीजिए, और न्यू लाइन में कर्सर को भेज दीजिए। तो मान लीजिए आपका आउटपुट स्क्रीन है इस जगह पर, तो यहाँ पर 1 प्रिंट करेगा और प्रिंट करके कर्सर न्यू लाइन में। यहां से प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा यहाँ। ठीक, यहां पर देखिए ये अपडेट है, आई का वैल्यू को अपडेट करना है। लिखा कुछ अलग तरीके से है कि आई प्लस इक्वल टू 3। इसको आप ऐसे समझेंगे कि आई का नया वैल्यू बराबर आई का पुराना वैल्यू प्लस 3। आई का पुराना वैल्यू क्या, आई का पुराना वैल्यू तो 1 था, यानी आई का नया वैल्यू बराबर आई का पुराना वैल्यू 1 प्लस 3, यानी कितना हो गया, 4 हो गया। यानी आई का वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गया, 4 हो गया। अपडेट होकर के फिर से जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए कि आई का जो करंट वैल्यू जो कि 4 हो चुका है, क्या 4 20 से कम है, तो हाँ, कंडीशन ट्रू। तो फिर से आप जाएंगे इस लूप के बॉडी में, और अगेन यहाँ पर आई का वैल्यू करंट वैल्यू प्रिंट किया जाएगा जो कि है आपका 4। तो 4 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करके स्लैश एन के चलते कर्सर न्यू लाइन में। यहां से फिर आप जाएंगे और आई का वैल्यू फिर अपडेट होगा, जस्ट पुराना वैल्यू में 3 जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से पुराना वैल्यू जो 4 था, 4 में फिर से 3 ऐड होगा और 7 हो जाएगा।
यानी आई का वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गया, 7 हो गया। 7 होने के बाद फिर से कंडीशन चेक करने के लिए जाएगा कि आई का करंट वैल्यू जो कि 7 है, क्या 720 से कम है, तो हाँ 720 से कम है। तो फिर से कंडीशन ट्रू होने पर आप इस लूप के बॉडी में जाएंगे और आई का करंट वैल्यू 7 प्रिंट करेगा। प्रिंट करके फिर से आप जो है यहाँ पर वापस आएंगे। अब आप जान रहे हैं कि क्या होने वाला है, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार आई का वैल्यू +3 होता चला जाएगा। तो 7 से जो है 7 3 10 हो जाता है, फिर 10 होगा। ठीक है, फिर 10 से 13 हो जाएगा, 13 से 16 हो जाएगा, 16 से 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 से क्या हो जाएगा, 22। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर परमिशन कहाँ तक है, आई का वैल्यू 20 के बराबर या 20 से कम हो। तो यहाँ पर आई का वैल्यू जो है 20 से कम, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये है, ये है, ये है और ये है। तो आउटपुट स्क्रीन पर आपको 1 से लेकर केवल 19 तक प्रिंट होगा। क्योंकि 19 प्रिंट करने के बाद मान लीजिए लास्ट टाइम जो है आई ने क्या प्रिंट करा, यहाँ पर 19 प्रिंट करा। ठीक, फिर आप यहाँ से जाएंगे और आई का वैल्यू अपडेट होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्योंकि 19 में आप 3 जोड़ते हैं तो 22 होता है। 22 होने के बाद फिर से आप कंडीशन चेक करने के लिए जाएंगे कि आई का जो वैल्यू है दैट इज 22, क्या वो 20 से कम है, तो नहीं, कंडीशन क्या हो जाएगा, इस बार आपका फॉल्स हो जाएगा। और आप जानते हैं जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो आप लूप के बॉडी में नहीं जाते हैं। आपका प्रोग्राम का कंट्रोल फॉल्स होने पर लूप के बॉडी के नीचे चला जाता है और आपका प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो होगा आपका एक लाइन में, ये मैंने बगल में लिख दिया है, एक लाइन में 1 4 7 10 13 16 और 19, ये आपका प्रोग्राम का आउटपुट होगा। तो यहाँ आपने फोर लूप देखा, फोर लूप से रिलेटेड सवाल जो है वो लगभग हर साल आता है। इसलिए फोर लूप किस तरीके से काम करता है ये आपको जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अगला प्रश्न जो है वो 5 मार्क्स का था। ठीक है, पहली बार हिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस के हिस्ट्री में 5 मार्क्स का कोई प्रोग्रामिंग आया था। इससे पहले जो है 3 मार्क्स का, है ना, अधिक से अधिक 3 मार्क्स का जो है प्रोग्रामिंग आता था। ये इकलौता था कि 5 मार्क्स का जो है प्रोग्रामिंग 2023 में आया। प्रोग्रामिंग देखिए क्या है, यहां पर कह रहा है डिफाइन अ क्लास रिसॉर्ट। आपको रिसॉर्ट नाम का क्लास एक बनाना है, डिफाइन करना है इन C++ विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। आपको ये भी बताया गया है कि जो आप क्लास बनाएंगे रिसॉर्ट नाम का, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। उसमें प्राइवेट मेंबर्स क्या क्या होंगे, प्राइवेट मेंबर्स के रूप में एक वेरिएबल होगा RNO, यानी इसका मतलब रूम नंबर। फिर आपका एक वेरिएबल होगा नेम, इसका मतलब होगा कस्टमर का नेम। अगला वेरिएबल होगा चार्जेस, जिसका मतलब होगा पर डे चार्जेस। अगर आप किसी रिसोर्ट में, किसी होटल में ठहरे हैं तो उसका चार्जेस यानी पर डे चार्जेस। डेज का मतलब हो गया कि कितने दिन मेंबर जो है ना, जो भी कस्टमर जो है, मेंबर नहीं, कस्टमर जो है किसी रिसोर्ट में कितने दिन रहा, वो इस वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो चारों है ना, ये चारों क्या है, ये चारों यहाँ पर वेरिएबल है। और आपको याद है कि क्लास के अंदर जो वेरिएबल होते हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग मेंबर ही कहेंगे कि ये क्लास के क्या है, ये क्लास के मेंबर हैं। लेकिन आपको बता दिया गया है कि ये प्राइवेट डेटा मेंबर होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो आप कंप्यूट देख रहे हैं ये आपका एक फंक्शन है। ठीक है, ये आपका फंक्शन है और फंक्शन को हम लोग मेंबर फंक्शन बोलते हैं, ये आप जानते हैं। आपको एक कंप्यूट नाम का फंक्शन बनाना होगा इसी क्लास के अंदर, जो क्या काम करेगा, अ फंक्शन टू कैलकुलेट अमाउंट। ये अमाउंट कैलकुलेट करेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति, कोई कस्टमर किसी होटल में, किसी रिसोर्ट में 5 दिन रुकता है, तो 5 दिन का बिल कैसे आएगा, आएगा डेज को पर डे चार्जेस से मल्टीप्लाई करके, कि एक दिन में जितना भाड़ा, जितना किराया लगता है और जितना दिन रुका उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या आएगा, वो अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये काम हम लोगों को कंप्यूट नाम के फंक्शन से करवाना है। यहाँ पर आप गौर करेंगे कि ये वेरिएबल भी आपका प्राइवेट मेंबर रहेगा और ये फंक्शन भी आपका जो है प्राइवेट मेंबर ही रहेगा। ठीक है, वेरिएबल को हम लोग डेटा मेंबर बोलते हैं और फंक्शन को हम लोग मेंबर फंक्शन बोलते हैं, ये आपको मालूम होगा। ये प्रश्न अभी खत्म नहीं हुआ है, इस प्रश्न में और भी चीजें हैं, वो देखिए। अब कह रहा है कि उसी क्लास में
पब्लिक मेंबर भी होंगे, और पब्लिक मेंबर के रूप में दो फंक्शन होगा, एक गेट इन्फो नाम का और एक आपका डिस्प इन्फो नाम का। गेट इन्फो फंक्शन के द्वारा क्या काम करना होगा? अ फंक्शन टू इंटर द कंटेंट दैट इज फॉर रूम नंबर, नेम, चार्जेस एंड डेज। आपको गेट इन्फो नाम का एक फंक्शन बनाना होगा, जिस फंक्शन के माध्यम से आप रूम नंबर स्टोर करवाएंगे, नेम स्टोर करवाएंगे कस्टमर का, पर डे चार्जेस क्या है वो आप स्टोर करवाएंगे, इसके अलावा कस्टमर कितने दिन रुका ये स्टोर करवाएंगे। यानी गेट इन्फो फंक्शन के जरिए हम लोग डाटा इनपुट करने का काम करवाएंगे। नेक्स्ट है हम लोग का फंक्शन डिस्प इन्फो। इस फंक्शन के जरिए क्या काम होगा? अ फंक्शन टू डिस्प्ले रूम नंबर, नेम, चार्जेस, डेज एंड अमाउंट। अमाउंट कहाँ से आ गया? हमने तो वेरिएबल रूम नंबर, नेम, चार्जेस और डेज बनाया था, ये अमाउंट नाम का वेरिएबल। एक्चुअली अमाउंट जो है वो आपको कंप्यूट नाम का जो फंक्शन हमने पिछले स्लाइड में देखा था, ये जो आपने देखा था, ये जो कैलकुलेट करके अमाउंट देगा ना, उस अमाउंट को भी हम लोगों को प्रिंट करवाना है, और ये प्रिंट कराने की जिम्मेवारी डिस्प इन्फो की होगी। यानी डिस्प इन्फो फंक्शन का काम क्या होगा कि आप सारे डेटा को प्रिंट कराओ, और जो आपने अमाउंट कैलकुलेट करा है उसको भी प्रिंट कराओ। यहां पर लिखा हुआ है राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम। आपको दिए गए जानकारी के आधार पर एक कंप्लीट प्रोग्राम करना है। देखिए, इससे पहले भी जो है ना, इससे पहले वर्षों में भी क्लास से रिलेटेड प्रोग्राम्स आया करता था, लेकिन कंप्लीट प्रोग्राम लिखने के लिए नहीं आता था। ठीक है, क्लास लिखिए, इसके फंक्शन का कोड लिख दीजिए, बस। जब हम लोग कंप्लीट प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स आपको मेन फंक्शन भी लिखना पड़ेगा। यानी इस प्रोग्राम में आपको मेन फंक्शन भी लिखना पड़ेगा। इससे पहले जो पूछा जाता था उसमें मेन फंक्शन लिखना नहीं पड़ता था। क्योंकि इसमें मेन फंक्शन लिखेंगे, आपका कोड थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए 5 मार्क्स में पिछले साल पूछा गया था। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब जिन लोगों को क्लास के बारे में मालूम है, थोड़ी जानकारी है क्लास के प्रोग्रामिंग के बारे में, वो इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला लाइन हम लोगों ने यहाँ पर हेडर फाइल लिखा, हैश इंक्लूड iostream.h। क्लास कैसे बनाते हैं? क्लास बनाने के लिए सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखना होता है। याद रखिएगा, सारा कोडिंग स्मॉल लेटर में होता है। कहीं कहीं चीजों को आप कैपिटल में लिख सकते हैं, जैसे मैं क्लास का नाम को स्मॉल लेटर में भी लिख सकता था, और हम लोग कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं। तो जो नाम होगा ना क्लास का नाम, वो कैपिटल स्मॉल में लिखा जा सकता है, लेकिन क्लास जो है चूंकि एक कीवर्ड है, इसको स्मॉल लेटर में लिखना है। तो क्लास क्रिएट करते समय सबसे पहले क्या होगा? क्लास कीवर्ड लिखेंगे, फिर क्लास का नाम लिखेंगे। ये तो आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि रिसोर्ट नाम का क्लास बनाना है, ठीक। उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस लिखा जाता है। देन इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कीवर्ड प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट को हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं, ये आप जानते होंगे। प्राइवेट लिखने के बाद आपको जो हिंट्स दिया गया था, उसके आधार पर आप कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे। जैसे पहला था रूम नंबर, तो रूम नंबर के लिए वेरिएबल वहां पर बताया गया था RNO। अब चूंकि वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका डेटा टाइप भी तो लिखना पड़ता है। वेरिएबल बनाते समय क्या लिखना पड़ता है? पहले उसका डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। चूंकि रूम नंबर सुन करके ही लग रहा है कि रूम नंबर 5, 6, 7, 8, 200 ऐसा होगा। रूम नंबर ऐसा थोड़ी होगा, 12.5, 9.6 ऐसा तो रूम नंबर नहीं होता है। रूम नंबर जो है वो एक होल नंबर होता है, इसलिए हमने इसका डेटा टाइप इंट चुना। अब बात करते हैं नेम का। अब किसी का भी जो नाम होगा वो 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर का होगा। ठीक है, लेटर मतलब कैरेक्टर जनरली। तो हम लोग यहाँ पर एक एरे बना रहे हैं, नेम नाम का एरे बना रहे हैं, जिसका साइज हमने अपने हिसाब से 30 रख लिया। अब 30 लीटर से बड़ा तो किसी का नाम हो नहीं सकता है, ठीक है। तो कैर जो है ये डेटा टाइप हो गया, नेम जो है ये मेरा एरे का नाम हो गया, 30 इसका साइज हो गया। यानी कि जब हम कोई कस्टमर का नाम डालेंगे तो इस नेम नाम के एरे में स्टोर हो जाएगा। फिर बात करते हैं चार्जेस का। अब चार्जेस जो होगा वो तो रुपया पैसा में हो सकता है, पर डे किराया जो होगा। तो रुपया पैसा यानी पॉइंट के बारे में बात हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर डेटा टाइप फ्लोट चुना। अगला जो वेरिएबल है वो है आपका डेज, कि कोई कस्टमर कितने दिन रुक रहा है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। तो ये 2, 4, 5, 6 ये किस तरह का डेटा है? ये इंटीजर टाइप का डेटा है, इसलिए हमने डेज नाम का वेरिएबल का डेटा टाइप इंट चुना। इस प्रकार हमने यहाँ पर 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। ठीक है। अब देखिए, प्रश्न में आपको नहीं बताया गया था कि किसका डेटा टाइप क्या होगा। यहाँ पर आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ता है, ठीक है, कि कौन से वेरिएबल के लिए कौन सा डेटा टाइप का चुनाव करना है, ये लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। इसलिए तो कह रहा है प्रोग्राम लिखो। ठीक है, तो जिनको लॉजिक लगाना आता है, जिन्होंने प्रोग्रामिंग करा है, वो तो इस चीज को लिख लेंगे, कहाँ इंट लगेगा, कहाँ कैर लगेगा, कहाँ फ्लोट और कहाँ इंट। ठीक, आगे चलते हैं।
अब आपको याद होगा कि प्राइवेट सेक्शन में 4 वेरिएबल्स के अलावा आपको एक फंक्शन बनाना था कंप्यूट नाम का, जो कि क्या कैलकुलेट करेगा, जो कि अमाउंट कैलकुलेट करेगा। ठीक, अमाउंट कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। तो जो भी रिटर्न होगा वो क्या होगा, वो तो अमाउंट रिटर्न होगा। तो हम लोगों ने इस कंप्यूट नाम का जो हमारा यहाँ पर फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप हमने फ्लोट लिखा। अब जो लोग फंक्शंस का प्रोग्रामिंग जानते हैं वो इस चीज को समझ जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने फंक्शंस का प्रोग्रामिंग नहीं करा है क्लास 11 में, और इवन क्लास 12 में जो पहला चैप्टर है रिवीजन 2, उसमें भी अगर आपने फंक्शन नहीं पढ़ा है तो आप इसको नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ समझा देता हूँ। कंप्यूट नाम का आपका फंक्शन, जिसका रिटर्न टाइप फ्लोट है, क्योंकि कंप्यूट नाम का फंक्शन कैलकुलेट करके वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, आपको हिंट्स में बताया गया था कि दिन और चार्जेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कोई व्यक्ति 5 दिन रुका और एक दिन का किराया जो है 210 रुपया है। ठीक है, तो कैलकुलेट होकर के जो भी वैल्यू होगा वो रिटर्न कर दिया जाएगा। कहाँ रिटर्न होगा, जहां आप इस फंक्शन को कॉल कराएंगे। ठीक है, और ये फंक्शन कहाँ कॉल होगा वो हम लोग नीचे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ये 4 वेरिएबल हो गया आपका प्राइवेट मेंबर, और ये आपका जो फंक्शन है ये भी हो गया आपका प्राइवेट मेंबर। देखिए यहाँ कोडिंग शुरू हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, इस स्लाइड में एडजस्ट नहीं हो रहा था तो हमने इसको अगले स्लाइड में लिखा है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग प्राइवेट सेक्शन में। जब प्राइवेट सेक्शन में आते हैं तो प्राइवेट सेक्शन में आपको दो फंक्शंस के बारे में कहा गया था। एक था आपका गेट इन्फो, इसका रिटर्न टाइप हमने वॉइड लिखा है कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है। रिटर्न जब हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पर रिटर्न इसके अंदर होना चाहिए, इसके बारे में। तो यहाँ तो कोई देखिए अंदर कोई रिटर्न वगैरह तो है नहीं, तो ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इस फंक्शन का काम क्या था आपको मैंने बताया था, इसका काम है वैल्यू इनपुट करवाना। तो सी आउट एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, इंटर रूम नंबर, नेम, चार्जेस एंड डेज। ये मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा जब ये फंक्शन कॉल होगा तब। फिर आप कीबोर्ड से रूम नंबर डालेंगे तो सी इन, जो भी रूम नंबर डालेंगे वो इस वेरिएबल में जाके स्टोर होगा, जो नेम डालेंगे वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा। थोड़ा यहाँ ख्याल रखना, जो भी नाम डालना आप, वो एक वर्ड का डालना। जैसे कि आप राम डाल सकते हो, लेकिन राम कुमार नहीं डाल सकते हो, क्योंकि राम कुमार में देखो बीच में स्पेस आ गया है। तो ये जो सी इन है ना, ये क्या होता है, जिसको जैसे स्पेस मिलता है ना तो आगे का चीज को स्टोर नहीं करता है, ये केवल एक वर्ड को स्टोर करता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं कि सर राम कुमार को भी स्टोर करना है पूरा, तो उसके लिए फिर आपको एक दूसरा फंक्शन लगाना पड़ेगा। एक फंक्शन के माध्यम से आप दो वर्ड का या 3 वर्ड का नाम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक वर्ड का ही नाम आप स्टोर कर सकते हैं, इस चीज का ख्याल रखना। इसके बाद आप चार्जेस डालिएगा कि पर डे किराया क्या है ना, रूम का। और फिर यहाँ पर डेज डालिएगा कि कितने दिन रुका। तो इस गेट इन्फो फंक्शन के माध्यम से आप इनपुट कराएंगे रूम नंबर, नेम, चार्जेस और डेज। ठीक, फिर अगला जो फंक्शन है उसका नाम है डिस्प इन्फो, जिसका काम क्या है, आपको चीजों को प्रिंट करना है, यानी जो इंटर किया गया है डाटा उसको प्रिंट करना। तो ये प्रिंट करेगा। इस फंक्शन का डेफिनेशन में हमने यहाँ पर लिखा है सी आउट रूम नंबर, आर एन ओ, जो आपने आर एन ओ में जो वैल्यू डाला होगा वो प्रिंट करेगा। फिर सी आउट नेम, जो आपने नेम में जो भी नाम डाला होगा वो नेम प्रिंट करेगा। फिर चार्जेस, चार्जेस में जो भी वैल्यू इनपुट कराया होगा वो यहाँ पर प्रिंट करेगा। फिर आपका यहाँ पर डेज, आपने जो भी दिन इनपुट किया होगा वो डे इनपुट प्रिंट करेगा। इसके बाद सी आउट लिखा है मैंने अमाउंट, और अमाउंट में देखो आपने क्या हमने लिखा है, यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। अमाउंट नाम का कोई वेरिएबल तो था नहीं, लेकिन अमाउंट को कैलकुलेट करने का जिम्मेवारी किसको था, आपको याद होगा, अमाउंट को कैलकुलेट करने का जिम्मेवारी इस कंप्यूट का था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं अगली स्लाइड में देखिए, हम इस कंप्यूट नाम के फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवा रहे हैं। ठीक है, इस फंक्शन को यहाँ पर क्या कराएंगे, कॉल कराएंगे। ठीक, कॉल करने पर आप यहाँ से जंप करके कहाँ जाओगे, आप जंप करके यहाँ आओगे इस जगह पर। ये कैलकुलेट करके वैल्यू को फिर कहाँ क्या करेगा, रिटर्न करेगा। कहाँ रिटर्न करेगा, यहाँ पर रिटर्न कर देगा कैलकुलेट करके। और जो भी वैल्यू यहाँ आएगा रिटर्न हो करके, सी आउट क्या करेगा, उसको सिंपली प्रिंट कर देगा। अब देखिए क्लास यहाँ बंद हुआ। याद रखना, जब हम क्लास बंद करते हैं तो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगा करके सेमीकोलन लगाते हैं क्लास बंद करते समय। ठीक है, आगे चले। अभी आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, ये 3 स्लाइड में कंप्लीट होने वाला है। अब देखिए, ये है आपका मेन फंक्शन, इंट मेन हमने लिखा। आपको याद रखना है, जब भी आप क्लास इन ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम करते हैं, मतलब जब क्लास बनाते हैं और कंप्लीट प्रोग्राम बनाते हैं तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है।
तो हमने क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, पहले क्लास का नाम लिखते हैं फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, यानी क्लास का नाम लिख करके जो भी अगला आप नाम लिख दोगे ना, ये क्या कहलाएगा, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये तो आपका क्लास था, आप तो बनाए ही थे क्लास, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग का ये है कि आपका अगला काम क्या होगा, डेटा इनपुट करवाना। ठीक है, ये पहले जो है डिटेल डाला जाए। तो देखिए आपको फंक्शन कॉल कराना होगा, कौन, गेट इन्फो। गेट इन्फो फंक्शन को कॉल कराना होगा, क्योंकि देखिए आपका गेट इन्फो ही आपका जो फंक्शन है जिसके माध्यम से आप नाम, रूम नंबर, चार्जेस और डेज को इनपुट कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि फंक्शन को कॉल कराना है। फंक्शन को कॉल कराने का रूल होता है कि अगर आपका फंक्शन पब्लिक है, अब देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों क्या है, ये दोनों पब्लिक हैं। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट में आपने रूल पढ़ा होगा कि अगर आपका फंक्शन पब्लिक है तो उसको ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके कॉल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसके साथ देखो यहाँ पर डॉट ऑपरेटर लगा करके हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब देखिए जैसे ही ये फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होता है तो यहां से आप जंप करके जाएंगे कहां पर, देखिए ऊपर आप जाएंगे पिछला स्लाइड में, कहाँ, इसके पास। अब ये फंक्शन कॉल हुआ, देखिए फंक्शन कहाँ से कॉल कराए हैं, फंक्शन यहां से कॉल कराए हैं। फंक्शन कॉल होता है तो कहाँ जाते हैं, फंक्शन के डेफिनेशन के पास। तो आप इस डेफिनेशन के पास आ गए। फिर आपसे बोलेगा इंटर रूम नंबर नेम चार्जेस एंड डेज। देखिए आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ना, इंटर रूम नंबर नेम चार्जेस एंड डेज, वही पूछ रहा है। फिर आप कीबोर्ड से डालना शुरू करेंगे। मैंने डाला यहाँ पर रूम नंबर 120, नेम डाला अजीत, मैंने चार्जेस डाला 230 रुपीज 65 पैसे और मैंने डेज डाला 5। ठीक, ये कैसे हुआ, ये देखो यहाँ पर हमने जो जो वैल्यू डाला वो इसमें जाकर के क्या हो गया होगा, स्टोर हो गया, इन वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो गया होगा। फिर इस फंक्शन का काम जब खत्म हो जाएगा तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल चला जाएगा वापस मेन में। ठीक है, हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, आपका प्रोग्राम का कंट्रोल आ जाएगा वापस मेन में। मेन में कहाँ आ जाएगा, इस लाइन में आ जाएगा, क्योंकि आपने इस फंक्शन के माध्यम से इतना दूर काम कर लिया। ठीक, अब यहाँ डिस्प इन्फो भी आपका एक पब्लिक फंक्शन है। और फिर से रूल को याद दिलाते हैं, पब्लिक फंक्शन को ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके ही कॉल कराया जाता है, ये आपका रूल है। अब डिस्प इन्फो फंक्शन आपका कॉल हुआ, तो फिर कहाँ जाएंगे, इस फंक्शन के डेफिनेशन के पास ऊपर आइए। यहाँ पर ये डिस्प इनपो है, यहाँ पर आएंगे तो सी आउट रूम नंबर RNO, शायद मैंने यहाँ पर 120 डाला था। ठीक है, तो 120 प्रिंट करेगा, रूम नंबर 120। देखिए आउटपुट स्क्रीन आप देखिए, रूम नंबर 120। ठीक, फिर स्लैश एन न्यू लाइन में जा करके नेम इक्वल टू नेम, तो नेम इक्वल टू अजीत जो हमने स्टोर करवाया था। ठीक, फिर यहाँ लिखा हुआ चार्जेस इक्वल टू चार्जेस। देखिए याद रखिए जो चीज डबल कोट में होता है वो तो वैसे ही दिखता है, ये डबल कोट में नहीं है, ये वेरिएबल है। तो देखो चार्जेस इक्वल टू 230.65 जो हमने डाला था वही चीज। ठीक, इसके बाद होता है सी आउट डेज। डेज तो देखिए डेज 5, क्योंकि हमने डेज क्या डाला था, डेज हमने 5 डाला था। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ समझने वाली चीज है कि सी आउट अमाउंट है ना, तो यहाँ पर अमाउंट तो प्रिंट किया, अब ये वैल्यू कैसे आएगा इसको समझना है। ठीक, देखिए ये डबल कोट में अमाउंट था तो अमाउंट तो प्रिंट किया। अब आप पहुंचते हो इसके पास, ये तो एक फंक्शन है, ये फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। अब आप बोल सकते हैं कि सर हमने इन दो फंक्शन को कॉल कराया था ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके, कहाँ, ये देखो, इसको भी ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके, इसको भी ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके। लेकिन आप गौर करना ये दोनों जो है पब्लिक था, तो पब्लिक जो फंक्शन होता है उसको हम ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल कर सकते हैं। लेकिन लेकिन ये जो कंप्यूट है ना, ये पब्लिक फंक्शन नहीं है। वापस आ जाइए पहले स्लाइड में, कि ये जो कंप्यूट फंक्शन है ना ये पब्लिक नहीं है, ये प्राइवेट है। प्राइवेट फंक्शन को ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के नहीं कॉल कर सकते हैं। यही सारा रूल्स आपको याद रखना है कि प्राइवेट जो आपका फंक्शन होता है उसको ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं करा सकते हैं। तो सवाल पैदा होता है फिर कैसे कैसे इसको हम कॉल कराएं। इसका उत्तर है कि किसी अन्य फंक्शन के अंदर से आप इसको जाके कॉल करा सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं,
प्राइवेट फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। कि कोई भी जो प्राइवेट फंक्शन होता है उसको हम उसी क्लास के किसी भी फंक्शन के अंदर से क्या करा सकते हैं, कॉल करा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक कंप्यूट नाम का फंक्शन कॉल होगा तो हम जाएंगे इस फंक्शन के डेफिनेशन के पास, जो कहाँ है, जो यहाँ है। और यहाँ पर क्या होगा, बोला रिटर्न कीजिए डेज इंटू चार्जेस। डेज शायद हमने 5 डाला था, और चार्जेस हमने डाला था, देख लो क्या चार्जेस डाला था, 230.65। ठीक, 230.65। और ये कैलकुलेट होकर 1100 समथिंग, शायद कितना आया था, 1153.25 है ना, 1153.25 ये कैलकुलेट होगा। और ये रिटर्न कर दिया जाएगा, ये जो है ना, कहाँ रिटर्न कर दिया जाएगा, जहां से कॉल हुआ था। आप इसको ऐसे समझो कि आप कहीं से, वहां से फंक्शन कॉल हुआ था तो आप यहाँ पर आए, फिर इसने क्या किया, फिर इसको जो है कैलकुलेट करके वैल्यू को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। कहाँ रिटर्न करेगा, जहां से कॉल हुआ था, नहीं यहाँ पर, यानी 1153.25 यहाँ पर रिटर्न होगा। और रिटर्न हुआ तो सी आउट क्या कर देगा, इसको प्रिंट कर देगा। तो ये हो गया आपका ये कंप्लीट प्रोग्राम। क्योंकि देखिए, जब आपका ये काम खत्म हो गया, ये काम खत्म हो गया, रिटर्न 0, और आपका प्रोग्राम एंड हो गया। तो इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। थैंक यू।